अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूँ समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है वो किसी तौर भी सेटल नहीं हो रही है। पंजाब में जो वज़ारत आला का एक इम्तिहान था वो फाइनली हमजा शहबाज ने पास कर लिया है और कम अज़ कम वो हल्फ उठाने में तो कामयाब हो गए हैं। लेकिन क्या ये बहरान यहाँ पर ख़त्म हो गया है? तो यकीनी तौर पर जो इस वक्त हालात नज़र आ रहे हैं उसमें ये कहा जा सकता है कि फ़िलहाल ये बहरान शायद ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी ना सिर्फ ये कि पीटीआई ने हथियार नहीं डाले हैं, वो अदालत का दरवाज़ा एक दफ़ा फिर से खटखटा चुके हैं और इंट्रा कोर्ट अपील भी दायर कर दिए, तो मामला भी अदालत में भी रहेगा। इसके साथ साथ जो कानूनी पेचीदगियाँ हैं, जो आइनी पेचीदगियाँ हैं कि जी जो पिछले वज़ीर आला थे उनका तो इस्तीफ़ा ही ठीक नहीं था, फिर गवर्नर की हैसियत और गवर्नर का जो सारा मामला है उसके ऊपर भी अभी डिस्कशन भी चलेगी और लगता है कि मामलात अभी लटकेंगे। इस हवाले से वज़ीर आज़म साहब ने उनके रिमूवल के लिए जो समरी भेजी सदर साहब को वो उन्होंने मुस्तरद कर दी, एतराज़ात लगा के उसे वापस भिजवा दिया। लेकिन ये सिलसिला भी कब तक चलेगा? फिर ये कि जो वज़ारत आला के बाद हमजा शहबाज शरीफ नई काबीना बनाएंगे, आखिर उनकी हल्फ बर्दारी भी तो होना है। अगर उनकी अपनी हल्फ बर्दारी में इतने दिन लग गए हैं तो फिर नई काबीना से हल्फ कौन लेगा? क्या उसके लिए फिर से एक नया सिलसिला होगा, फिर से अदालती मामलात और चक्कर काटे जाएंगे? ये भी एक सवाल है। और तीसरा एक अहम सवाल ये भी है इस हवाले से कि इलेक्शन कमीशन में भी मामला रेफ़र किया जा चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि जो मुनहरिफ अरकान हैं जिन्होंने वज़ारत आला के लिए हमजा शहबाज को वोट दिया है उनको नाअहल करार दिया जाए। अब अगर ये फैसला 1 महीने के अंदर आ जाता है जैसा कि प्रपोज यही है आइन में, तो फिर इस तरह से क्या होगा? मेजॉरिटी अगर हमजा लूज़ कर जाएंगे तो फिर क्या उन्हें एतमाद का वोट लेना पड़ेगा? तो इस तरह से लग यही रहा है कि फ़िलहाल ये बहरान ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि इसमें अभी बहुत सारे इफ्स एंड बट्स बाकी हैं। इस सारी सूरत हाल में हमजा शहबाज की गवर्नेंस क्या होगी, वो क्या डिलीवर करेंगे, उनका फोकस कैसे रहेगा, इस पर भी बात होगी। और उसके अलावा जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है वफाक की सतह पर, उस पर भी बात करेंगे, जहाँ पे इमरान खान साहब ने फाइनली अब बता दिया कि मई के आखिर में वो लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं और उसके लिए वो कॉल देंगे। डेट फाइनल उन्होंने अभी अनाउंस नहीं की, लेकिन ये बता दिया कि लास्ट वीक जो मई का है उसमें होगा। देखना ये कि उनका लॉन्ग मार्च जो है उसकी तैयारियां किस तरह से होती हैं और उससे पहले क्या कुछ मामलात सेटल होने की उम्मीद है या नहीं, कुछ जल्द से भी होंगे, वो भी बताएंगे कि मोमेंटम क्या होगा। तो सारी सियासी सूरत हाल से जुड़ी बातों के साथ साथ तवानाई के बहरान पर भी बात करेंगे। आखिर में चल के तो मैं खुशामदीद कहती हूँ। पहले इमरान साहब की तरफ जाऊँगी। इमरान साहब, मैंने काफ़ी सारी उसमें क्वेश्चंस तो अभी बताए हैं कि क्या क्या अभी इफ्स एंड बट्स हैं। आपका भी यही ख्याल है कि बहरान अभी टला नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान की सियासत की तारीख़ में शायद ये एक इंतहाई नायाब और बदतरीन मिसाल है। मिसाल क्या है कि सिर्फ़ अपने सियासी मफादात के लिए और इक़्तिदार से चिमटे रहने की आपकी ज़िद और ख्वाहिश को पूरा करने के लिए आपने एक मतवाज़ी हुकूमत कायम कर दी। ये मामला देखें, समझने के लिए क्या है। आपने सबसे पहले ये किया कि आपने खुद ही उस वक्त के वज़ीर आला जनाब उस्मान बुज़दार साहब से इस्तीफ़ा तलब किया। ठीक, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। फिर आपने उस पे उस वक्त के गवर्नर चौधरी सरवर से कहा कि आप ये इस्तीफ़ा मंजूर करें। उन्होंने उस पर कहा भी कि ठहर जाएँ, आप इसको आइन और कानून के मुताबिक देखें, लेकिन आपने कहा नहीं ये करें। चौधरी साहब ने फौरी तौर पे बतौर गवर्नर वज़ीर आला साहब को बुला के उसकी तस्दीक की। जब वज़ीर आला ने उस वक्त उसकी तस्दीक कर दी कि जी मैंने ये इस्तीफ़ा दिया है और मैं मुस्ताफ़ी होना चाहता हूँ, फिर चौधरी सरवर ने जो उस वक्त गवर्नर थे वो इस्तीफ़ा मंजूर कर दिया। अब एकदम से आपको नया ख्याल आया कि ओहो वो तो लिखा ही नहीं था, वो तो फलां, तो वो वज़ीर आज़म के नाम लिखा हाँ जी, था, अब देखिए, जबकि वो आईनी तौर पे गवर्नर के नाम। हाँ जी, अब मामला ये है कि उस वक्त आपका ख्याल कुछ और था, अब कुछ आपका ख्याल कुछ और है। देखें आप क्या चाहते क्या है। मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पाकिस्तान में इदारे और रियासत अभी भी अपनी रिट कायम करते हैं। अगर ये रिट कायम ना होती तो यकीन करें इसको भी बनाना रिपब्लिक ही बना देते। अफ्रीका के मुल्कों में जिस तरह होता है ना कि इक़्तिदार के हसूल के लिए खाना जंगी शुरू हो जाती है, तो खुदा न खास्ता यहाँ भी कोई ऐसी ही सूरत हाल पैदा हो जाती। लेकिन बहरहाल ये ज़रूर है कि अब ये जो मामला है, ये जितनी भी पेचीदगियाँ हों, इसमें कोई शक नहीं है कि जितने आपने इफ्स एंड बट्स के हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं। हाई कोर्ट में अब तहरीक इंसाफ के लोगों की तरफ से जो की गई है रिट, और उस पर जो 5 रुकनी जो लार्जर बेंच उसका उन्होंने कहा ये देखें अब इस पर क्या फैसला आएगा। फिर अहम सवाल ये भी है कि काबीना
हमजा शहबाज जो काबीना बनाएंगे, 1 माह के करीब पंजाब वैसे ही वजीर आला के और वजीरों के खिलाफ रहा। और मज़े की बात ये कि उस्मान बुज़दार साहब को देखें कि कल फ़ोन आया तो आज काबीना का इजलास भी बुला लिया। कर यार देखो यार, कोई इन्हें पता नहीं, इन्होंने बिल्कुल ही खेल बना लिया। लेकिन मुझे लगता है कि हमजा इमरान साहब आपका उस पर सारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक है, लेकिन इदारों की आपने बात की कि वो अपना काम कर रहे हैं। एक जो सवाल उठ रहा है वो ये कि अगर यही इलेक्शन कमीशन 63 के हवाले से जल्दी फैसला कर देता तो शायद इतने हथकंडे इन्हें आजमाने की ज़रूरत ना पड़ती, क्लियर कर देता कि भाई वो मुनहरिफ अरकान जो है वो नहीं नाअहल है, उनका वोट काउंट नहीं होगा, या फिर जो भी फैसला होता कि या फिर अलाउ कर देता तो उन्हें भी पता होता कि यार अलाउ कर दिया। बात ये है कि वो एक चीज जो लटकी रही है उसकी वजह से इनको भी मौका मिलता रहा है कि ये डिफरेंट हथकंडे अपनाते रहे। बड़ा ही अच्छा आपका सवाल है। ये आपका सवाल जो है ना, मेरी तो ये राय है कि इलेक्शन कमीशन को कर देता, नहीं करना चाहिए था, उन्हें कर देना चाहिए था। देखें, आप अपने जो कानूनी तकाजे हैं वो ज़रूर पूरे करें, लेकिन जिन मामलात में आप समझते हैं कि इनसे क्योस क्रिएट होगा तो कोशिश करें कि उनको ज़रा जल्दी निपटा लिया जाए। हम ये नहीं कहते कि जल्दी निपटाने के लिए आप कानूनी प्रोसेस इख्तियार ना करें, लेकिन उसको ज़रा बेहतर कर लें, जल्दी कर लें ताकि क्योस। आज मैं सुन रही थी मोनिस लाइथ इस बात पे भी एतराज़ कर रहे थे कि जो MNA PTI के जिन्होंने वहाँ पे विफाक में वोट ही कास्ट नहीं किया, उनकी जो इस मामले पर समाअत है वो पहले रखी हुई है, और MPA जिन्होंने वोट कास्ट किया है अपनी पार्टी के अगेंस्ट पंजाब में, उनका जो मामला है वो डिले पे रखा हुआ है। तो ये भी एक जाहिर है उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू, उसके हवाले से वो सवाल करते हैं। लेकिन बहरहाल मैं ज़रा हिलाली साहब का पॉइंट ऑफ व्यू पहले शामिल करती हूँ, फिर इस पर मजीद डिस्कस करेंगे। हिलाली साहब, हमजा शहबाज ने हल्फ तो फाइनली उठा लिया है, लेकिन जो दूसरी पार्टी है वो कहते हैं ये तो इनका लीगल ही नहीं था, इलेक्शन तो हुआ ही नहीं है, ये सारा का सारा प्रोसेस ही क्वेश्चनेबल है, तो इसलिए वो फिर जितने भी उसमें रोड़े अटका सकते हैं वो कानूनी हथकंडे आजमा रहे हैं। तो किसी भी तरह से, लेकिन बहरहाल ये चीज़ें, ये तो नहीं हम कह सकते कि ये फिर मामला सॉर्ट आउट हो गया है। ये आपको लग रहा है कि अभी आगे चलेगा मजीद? बिल्कुल सॉर्ट आउट नहीं हुआ है, और बहरहाल जो आप कहते हैं नहीं सॉर्ट आउट होना चाहिए, इसलिए कि लिखा गया है कि रिज़ाइन इस्तीफ़ा किसको देते हैं, कैसे देते हैं। क्या बुज़दार ने लिख के दिया था अपने हाथ में सर्वर को कि मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ आपको? नहीं, वो नहीं कहा। वो उसने उसे पूछा तुमने इस्तीफ़ा दिया है? उसने दिया है, हाँ। इन अदर वर्ड्स उन्होंने कुछ चीज़ साइन करके दे दिया होगा, माइकर उसके हाथ में लिखना था। क्या वो दिया? नो। जब नहीं दिया तो दैट मीन्स इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या वो इसको गवर्नर को लिखा हुआ इस्तीफ़ा भेजा? नहीं, वो लिखा हुआ इस्तीफ़ा प्राइम मिनिस्टर को भेजा। उसको नहीं भेजना चाहिए था, गवर्नर को भेजना चाहिए था। और गवर्नर साहब को जब एक नया गवर्नर आ गए, उसने कहा यार मैंने तो देखा ही नहीं है, ना लिखा हुआ देखा है, ना मुझे आया देखा है, मुझे पता चला है कि PM के पास पड़ा है, तो मैं कैसे कहूँ कि ये मुनासिब है? बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द लॉ। देखिए, इनका प्रॉब्लम ये है इमरान याकूब का कि अगर आप कानून के मुताबिक करें, वो हंसते हैं यार कानून, वो पूछ लिया तो हो गया, तो बहरहाल चल जाना चाहिए। और अगर कानून के मुताबिक आप नहीं करें, नहीं हुआ तो ये, बट इफ़ इट डजंट सूट हिम, तो अगर कानून के मुताबिक हो भी गया तो कहें कि देखिए कानून के मुताबिक हुआ था, फिर भी ये नहीं माना गया। तो द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ यू कांट बी टू थिंग्स, AC/DC नहीं हो सकते। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, बिल्कुल गवर्नर ने सही किया कि मैं रिकग्नाइज ही नहीं करता इसको। क्या उन्होंने स्पीकर का रेजोल्यूशन रिकग्नाइज किया था नेशनल असेंबली में? उन्होंने 4 दिन बाद कहा था कि वापस आओ उस नेज पे जब ये वोट पेश हुआ था। कंप्लीटली करेक्ट। ये पूरा प्रोसेस शुड बी रिपीटेड, जैसे डिप्टी स्पीकर का जो असेंबली में फैसला था वो रिपीटेड हुआ। देखिए बात ऐसे ये करना। अच्छा, तीसरी बात, भाई लोटों का फैसला हो गया, 63(1) या 63(a) का क्या फैसला हो गया? क्या लोटे वो काट कर सकते हैं कि नहीं? असेंबली में तो वोटों ने वोट नहीं कास्ट किया था, इसलिए की जरूरत नहीं पड़ी थी। मगर इधर 20 लोटों ने वोट कास्ट किया, और अगर वो वोट नहीं कास्ट करते तो ये चेंज ऑफ गवर्नमेंट नहीं होता। सही। तो आप मुझे बताएं,
वो फैसला हो गया है? क्या वोट कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं और कास्ट करते हैं तो गिनती होगी वोट की? क्या वो फैसला हो गया है? अभी तक पड़ा हुआ है। कोई बनाना रिपब्लिक अब तक नहीं बना। अच्छे क्वेश्चंस आपने उठाए लाली साहब, बिल्कुल सही, नहीं बन राइट। आपने अच्छे क्वेश्चंस उठाए और ये क्वेश्चन तो जो स्पीकर वाला है हिलाली साहब ने जो बात की है, तो ये बहुत सारे वैलिड लोगों से सुना है। हिलाली साहब हमेशा बड़े अच्छे क्वेश्चन उठाते हैं, लेकिन इनकी एक प्रॉब्लम है, ये हर मसले का हल अपने एंगल से चाहते हैं। ये चाहते हैं जो इनकी राय है वही फैसला हो, कोई दूसरा इनके खिलाफ ना तो बात करे ना इनकी राय से इख्तलाफ करे। ये प्रॉब्लम अब मैं या आप हल नहीं कर सकते। लेकिन आज आप दोनों एक दूसरे की प्रॉब्लम्स ना बताएं, मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताएं। लेकिन हम अपनी राय का चलिए आगे बढ़े फिर। ठीक है, मेरा प्रॉब्लम समझ लिया आपने। जी हाँ जी, हाँ जी। हिलाली साहब बात ये है कि मैंने आपकी प्रॉब्लम पे नहीं चलना, आपने मेरी प्रॉब्लम पे नहीं चलना, अपना अपना एंगल है। मैं ये समझता हूँ कि जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को इस्तीफ़ा दिया तो क्या उनकी कानूनी टीम ने उन्हें नहीं बताया था कि जनाब ये तो गवर्नर को जाना चाहिए? गवर्नर ने जब उनसे कहा, उस वक्त के गवर्नर चौधरी सरवर ने, कि ये इस्तीफ़ा तो मुझे आना चाहिए था, तो उन्होंने कहा जी अच्छा ये मैं इस्तीफ़ा आपको भिजवा देता हूँ, आपको भिजवा रहा हूँ, आप इसको मंजूर करें। और ये वाले गवर्नर तो जब आए हैं वो सारा प्रोसेस ही मुकम्मल हो चुका था। लिहाजा ये जो उमर सरफराज चीमा साहब हैं, ये तो उसको देखने की उस तरह से मिजाज ही नहीं है, क्योंकि वो गलत था या सही था इनके पास तो आया ही नहीं। इस पे मेरा एक सवाल है छोटा सा जी। जो पिछले स्पीकर थे ना, डिप्टी स्पीकर, वो जो अरकान असेंबली के इस्तीफे थे वो मंजूर कर गए थे पीटीआई के। हाँ जी। अब जब नए स्पीकर आए हैं राजा परवेज अशरफ, तो उन्होंने कहा कि जी मैं तो उन इस्तीफों को नहीं देखा हुआ मैंने, तो उन्होंने वो डीसील करके उनका जो सारा वो प्रोसेस था वो फिर से उन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब अगर वो पिछले स्पीकर एक इस्तीफे मंजूर कर गए थे तो फिर ये क्यों उनसे दोबारा कर रहे हैं? मैं समझ, अल्लाह आपका भला करे। वो इसलिए आप उसका जवाब ले लें कि स्पीकर जो हैं उनका प्रोसेस और इस प्रोसेस में फ़र्क है। उन्होंने इस्तीफे लिख के किसी को दिए या नहीं दिए या क्या हुआ किसी ने देखा नहीं। ये तो इस्तीफ़ा बाकायदा मीडिया को रिलीज़ किया गया था। आपको याद है जिस दिन बुज़दार साहब ने इस्तीफ़ा दिया था, मीडिया को रिलीज़ किया गया था, मीडिया के सामने आया था। आप लोगों की बातें मुझे कंफ्यूज कर रही है, तो मैं एक आईनी राय ले लेती हूँ। उसके हाथ में था, उसके हैंड राइटिंग में था सर, मीडिया को जो रिलीज किया था हैंड राइटिंग में था। चलिए आप दोनों का मसला मैं अब हल कर देती हूँ। मेरे साथ इरफान कादिर साहब मौजूद हैं। हिलाली साहब, नहीं वो स्पीकर के पास हैंड राइटिंग में आपने देखी। लेट मी इंक्लूड इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जाहिर है आईनी और कानूनी एक्सपर्ट हैं, तो वही इस मसले का हल बता सकते हैं, उनकी राय सबसे मुकद्दम होगी। शुक्रिया आपका इरफान कादिर साहब, बड़ा टाइमली आपने आज ज्वाइन किया प्रोग्राम में, क्योंकि हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो थोड़ा सा आईनी और कानूनी मामलात में उलझ गए आज। पहले तो मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि जो साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब हैं, उनके इस्तीफे की आईनी हैसियत क्या है, कानूनी हैसियत? ये वाले जो गवर्नर हैं वो तो इसको मान नहीं रहे। देखें, इनसे इमरान खान साहब बचाने के लिए और जहांगीर तरीन ग्रुप और अलीम खान ग्रुप को प्लीज करने के लिए इनको फौरन निकाला था कि भाई आप इस्तीफा दें और भागें यहाँ से, वरना मैं निगोशिएट नहीं कर सकूंगा। और कोशिश ये थी कि किसी तरह से परवेज इलाही वगैरह की सपोर्ट हासिल कर ली जाए और उनको ये अश्योरेंस दे दी जाए कि आपको हम चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं। तो ये सारी चीज के बावजूद जब सूबे में इनकी अक्सरियत ना रह सकी, सारी चीज के बावजूद, तो उसके बाद जबकि इस्तीफा मंजूर भी हो गया था, जो कि इन्होंने वजीर आजम को भिजवाया, वजीर आजम ने गवर्नर को भिजवाया और गवर्नर सफ्तर जो है उन्होंने इसको मंजूर कर लिया था। तो वो सारी एक चीज मुकम्मल हो चुकी थी। उसके बाद अब जब ये गवर्नर साहब ने उठाई है ये सारी बात, तो जिस तनाज़ुर में ये उठाई है वो तो ये है कि ये कोशिश ये कर रहे थे कि जो अक्सरियत हो चुकी है असेंबली में उनकी हुकूमत ना बने, बल्कि अकलियत जो है वो यरगमाल बना ले अक्सरियत को। तो ये सारा जो प्रोसेस किया है गवर्नर ने, ये कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है और ये वायलेशन बड़ी देर से कर रहे हैं। ये तवातर से करते ही चले जा रहे हैं वायलेशन। एंड आई थिंक नाउ वो इस्तीफा फिर इसका मतलब है कि ठीक, अगर मैं आपकी बात समझूं तो इसका मतलब है कि वो इस्तीफा भले वजीर आजम के नाम था, लेकिन चूंकि वो गवर्नर, पिछले गवर्नर इस्तीफा कबूल कर चुके थे, मंजूर कर चुके थे, तो अपनी मर्जी से बुज़दार साहब अपनी मर्जी से दे चुके थे। तो हर जगह कहते थे कि जी मेरे तो जो खान साहब का हुक्म होगा, वो तो वन मैन पार्टी थी, ये कल्ट थी। कल्ट के अंदर आपको पता ही है जो होता है, पाकिस्तान में कल्ट बनी हुई थी, बस वो
वो ठीक खत्म हो गई। है, चलिए वो तो एक वो पॉलिटिकल वो उस पे आ गई चीज के, उनका पॉलिटिकल एंगल, उसकी वजह क्या थी। अच्छा ये भी फरमाइए, तो बड़े पॉलिटिशियन बन गए हैं कादिर साहब, आपने तो नहीं आप तो अभी पॉलिटिकल रिमार्क्स दे रहे हैं ना कि वो कल्ट बन चुकी है और ये वो, या शायद आप सही कह रहे हो, मगर सवाल आपको मैं कुछ और पूछना चाहता हूं। आप पॉलिटिकल दे रहे हैं, मैं लीगल दे रहा हूं। आई वांट टू आस्क सारा कुछ हो चुका है, गवर्नर सर्वर कर चुके हैं। अगर वो गवर्नर कर चुके हैं तो इसका मतलब लीगली वो एक्सेप्टेबल होगा। ओरिजिनली उसको हैंडराइटिंग में गई थी वो कि नहीं? गवर्नर सर्वर को भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई थी। उन्होंने आके साफ बता दिया कि मुझे भी ये गैर आईनी चीजें कराना चाहते थे, मैंने इनकार कर दिया आखिरी दिनों में, आपको पता ही है। अच्छा इलाली साहब ये पूछ रहे हैं, बेसिकली उनका क्वेश्चन ये कि वो क्या उनकी हैंडराइटिंग में होना जरूरी था? नहीं कोई नहीं। अच्छा, वो उसका अगर कोई टाइप हो के भी अगर चला गया, ठीक राइटिंग में जरूरी था, दस्तखत उनके थे, बस दैट्स इनफ। उन्होंने खुद कहा था, मुझे कहा गया था कि हैंडराइटिंग में जरूरत है। इफ दैट इज नॉट नो उन्होंने टाइप भी भेजा है, ये तो क्लियर हो गया, उन्होंने ऑन किया था इसको। ऑलराइट। अच्छा इरफान कादिर साहब ये मुझे फरमाइएगा कि जो ये अभी असम्बली वाले इस्तीफों का मामला है, उसमें वो जो डिप्टी स्पीकर साहब थे कासिम सूरी साहब साबिक, उन्होंने तो वो इस्तीफे कबूल कर लिए थे पीटीआई अरकान के। अब जो ये वाले स्पीकर है राजा परवेज अशरफ साहब, उन्होंने उनको फिर डीसील किया है और वो उसको दोबारा से वेरीफाई करना चाह रहे हैं। तो अगर गवर्नर का इस्तीफा मंजूर समझा जाए वजीर आला का, तो फिर वो क्यों पिछले इस्तीफे खुलवा के दोबारा से उसको कर रहे हैं? नहीं, ये फैक्ट्स बिल्कुल डिफरेंट हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा ग्रुप जो है ना इनसे वो हट गया था पीटीआई से, और वो जबरदस्ती बहुत सारों के वो इस्तीफे करा दिए। ये तो क्लियर हो जाएगा ना जब वो आके खुद ही कह देंगे कि जी हमने आया, वो इस्तीफे दिए भी थे कि नहीं दिए थे, तो पता लग जाएगा। अच्छा इस पे इरफान कादिर साहब, इमरान याकूब बात कर रहा हूँ। हमारी इतलात के मुताबिक 25 से 30 MNA जो हैं मेंबर कौमी असम्बली, उन्होंने स्पीकर राजा परवेज अशरफ से राब्ता किया और उनसे ये कहा कि उनसे जबरदस्ती ये रिजाइन लिए गए, ये बात है, और इसलिए हमने वो रिजाइन नहीं दिए। यहाँ पे बुजदार साहब ने ये नहीं कहा कि मुझसे जबरदस्ती तब क्या कहा गया था, वो तो मर्जी से दिया था उन्होंने, तो चूंकि उसमें उनका वो है इसलिए वो ठीक। अच्छा कादिर साहब ये फरमाइएगा कि जो अब ये जो मामला है हमारा वजीर आला वाला, इसमें अब ये मसला है कि यहाँ पर जो पीटीआई के अरकान हैं उन्होंने भी MPAs ने वोट दिया हुआ है। तो अगर इलेक्शन कमीशन जो है इस पर पहले तो ये फरमा दीजिए कि इलेक्शन कमीशन को कितनी देर में इस पर फैसला कर देना चाहिए जो उनके खिलाफ रेफरेंस भेजे पीटीआई वालों ने? हाँ वो तो फौरन उनको ज्यादा देर नहीं लगानी चाहिए, मेरा ख्याल है कर देना चाहिए, विद इन वीक और 2 वीक्स कर देना चाहिए फैसला। अच्छा इरफान कादिर साहब ये भी फरमाइएगा कि वो फैसला क्या, आइन तो इसमें क्लियर बता रहा है कि वो उनको डी-सीट किया जा सकता है, तो क्या इसमें ये ऑप्शन है कि वो ना भी डी-सीट हो? हाँ बिल्कुल, और वो लिखा हुआ है उसमें कि इलेक्शन कमीशन जो है वो चाहे तो डी-सीट करे, चाहे तो अदरवाइज फैसला करे, सुन के करेगा ना जी। हाँ किसको? अरकान को सुन के करेगा? अरकान को सुन के फैसला करेंगे ना कि आया वाकई उन्होंने पार्टी की जो डायरेक्शन से उनको वायलेट किया है, क्योंकि नेशनल असेंबली में तो उनके नंबर वैसे ही पूरे हो गए थे, इन्होंने इनकी तो वोट कास्ट करने की जरूरत ही नहीं। मैं स्पेसिफिकली इसमें MPAs का इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि यहाँ पर तो इन्होंने वोट कास्ट कर लिया है। प्रोविंशियल जी मैं प्रोविंशियल का पूछ रही हूँ कि यहाँ पे तो उन्होंने वोट कास्ट होंगे, प्रोविंशियल में डी-सीट हो जाएंगे, वो डी-सीट हो जाएंगे, राइट। तो फिर ये तो बड़ा एक क्राइसिस नहीं बन जाएगा, सॉरी इमरान साहब, लेकिन ये तो बड़ा क्राइसिस नहीं बन जाएगा अगर वो डेफिनेटली डी-सीट होने जा रहे हैं? अगर वो मेजोरिटी अगर चीफ मिनिस्टर के पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर बनेगा। जी यही तो मैं कह रही हूँ, वो तो 22 लोग हैं, तो अगर वो मेजोरिटी चीफ मिनिस्टर के पास ना हुई तो फिर बन जाएगा। तो फिर क्या होगा? क्या उन्हें उसके लिए कहा जाएगा कि वो फिर कॉन्फिडेंस का वोट लें? उनको अगर कहा वो नहीं ले सकेंगे तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा इरफान साहब ये बताइएगा कि अगर अब गवर्नर जो हैं वो काबीना, सूबाई काबीना की मैं बात कर रहा हूँ कि हमजा अगर अपनी काबीना बनाते हैं और गवर्नर चीमा साहब हस्बे आदत उनसे भी इस्तीफा, उनसे भी हलफ लेने से इनकार कर देते हैं, तो फिर उनसे हलफ कौन रहेगा आइन और कानून? वो अगर वो इनकार करते हैं तो विद इन 24 आवर्स कोर्ट वही ऑर्डर कर देगी कि जी कोई और बंदा ले ले, और वो ले लेगा, तो काबीना तो बन जाएगी। तो काबीना को ये अब नहीं रोक सकेंगे, क्योंकि ऑलरेडी नजीर मौजूद है कि चीफ मिनिस्टर ने जिस पैटर्न पे लिया है वो बिल्कुल उसी पैटर्न पे वो भी ले लेंगे मिनिस्टर। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच इरफान कादिर साहब, आपकी लीगल ओपिनियन हमारे सामने आ गई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। बड़ा इंपॉर्टेंट है जो इरफान कादिर साहब ने एक दो बातें की हैं, जाहिर है एक तो वो लीगैलिटी के ऊपर तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि जो प्रोसेस है वो हुआ है, उसको मानना ही पड़ेगा और माना जाना चाहिए। लेकिन जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि अगर इतना ही क्लियर है
कि उन अरकान ने डी सीट होना ही है, तो फिर इस तरीके से हमजा को आखिर वज़ीर आला बनवाया ही क्यों गया है इन जमातों की जानिब से? मैं सवाल वापस ब्रेक से आके पूछूंगी इमरान साहब से, क्योंकि अगर 1-2 हफ्तों में ये फैसला आ जाए तो फिर तो बात वहीं आ जाएगी कि दोबारा से आप कॉन्फिडेंस का वोट लें, जो जिसके लिए नंबर फिर ज़ाहिर है पूरे नहीं होंगे। तो चलिए इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक जी। बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रही थी हमारी ब्रेक पर जाने से पहले, और बड़ी इरफान कादिर साहब ने खतरे की एक तलवार लटका गए हमजा शहबाज साहब की वजारत आला के ऊपर। हिलाली साहब का भी कमेंट इस पे लूँगी। हिलाली साहब, मैं वही बात जो जाने से पहले कर रही थी कि अगर ये इतना ही क्लियर है कि जिन्होंने वोट अगेंस्ट किया है वजारत आला के लिए तो फिर वो डी सीट होना ही होना है उन्हें, तो फिर ये इतनी मुश्किल से इन्हें वजारत आला दिलवाने की फिर आखिर ज़रूरत ही क्या थी? वो डी सीट हो जाएंगे तो फिर बात तो वहीं पर आ जाएगी जहाँ पहले खड़ी थी। What do you say on it? नहीं समीना, ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं आप, मगर इससे पहले मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ। ये पूरा प्रोसेस नेशनल असेंबली में भी जो हुआ है, आखिर मेरा केस, हमारा केस क्या है? मैं कहता हूँ मेरा केस, जो लोग मेरे तरह सोचते हैं, तुम लोगों ने लोटों को ब्राइब करके और वो तुम्हारे एलाइज पार्टी के सामने पैरा दिलाया सिंध हाउस में और उनसे कहा देखो ये हमारे लिए वोट करेंगे कि नहीं? सबने, वो 20 ने कहा हाँ करेंगे। उन्होंने कहा देख लिया, सुन लिया। ये नहीं कहा कितने करोड़ दिए थे, ये नहीं कहा कि कितने कानून तोड़े थे, ये नहीं कहा कि कितने मॉरली एंड स्पिरिचुअली द लॉ हैज बीन ब्रोकन, मगर सिर्फ ये कह दिया कि ये तो वोट करने के लिए हमारे लिए तैयार हैं, लिहाजा आप लोग हमारे साथ डील कर दें, और इनका फिर वोट की जरूरत नहीं पड़ी। मगर प्रोविंशियल असेंबली में लोटों का वोट, खरीदा हुआ लोटों का वोट आप काउंट कर रहे हैं। उधर तो थोड़ा सा बहाना था कि उनको एक्चुअली उनके वोट्स की जरूरत नहीं थी, 2 वोट ज्यादा थे, मगर इट वाज उस वक्त भी जरूरत थी। आपने वो बताया है इत्तेहादियों को कि अगर तुम लोग नहीं आओगे तो ये तो है, तो इसलिए उन्होंने वोट किया। अच्छा, अब इस पे जब आप आ जाएं प्रोविंशियल असेंबली में, उधर तो सीधा साधा फरोख्त हुआ है वोट। हम जानना चाहते हैं क्या इसका क्या मतलब? ये डी सीट हो जाएंगे, इसका मतलब ये है कि वो वोट करेंगे, गवर्नमेंट चले जाएगी और वो डी सीट हो जाएंगे। उनको क्या परवाह है भाई अगर डी सीट वो हो जाएं? उनको तो आने के वक्त पता था कि डी सीट आ जाए। 20 करोड़ तो उन्होंने जेब में डाल दिया इन लोटों ने। तो डी सीट अगर होना है तो वोट मत, अगर नहीं होना है और स्पिरिट ऑफ द लॉ पे चलना है, डोंट काउंट देयर वोट्स, डोंट लेट देम वोट। और अगर ऑनरेबल लोग होते, इस्तीफा देते, कहते हम आए थे एक पार्टी के नाम पे, हमने लोगों से वोट लिया एक पार्टी के नाम पे, मगर अब हम नहीं वो पार्टी को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस्तीफा दे रहे हैं। ठीक है, हम अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के पास वापस जाके री इलेक्शन में लड़ेंगे उस पार्टी के साथ। ठीक, देखिए, अच्छा इलाली साहब, वैसे जो इसमें आपने एक बात की है ना कि इनके लिए डी सीट होना कोई मसला नहीं है, तो इस सूरत में मसला हो सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट इस पे ये भी डिसीजन दे दे कि ये जो डी सीट होना है या डिस्क्वालिफिकेशन है, ये फॉर लाइफ है या फिर कुछ अरसे के लिए। अगर फॉर लाइफ है तो ये बहुत बड़ा दाव है जो वो खेल चुके हैं, क्योंकि फिर इसका मतलब ये होगा कि वो कभी दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ सकते। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस, चलिए यू आर राइट, आप सही कह रही है, मगर इस वक्त इस गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं ना, लाइफ का तो बाद में बात जी। लेकिन मैं तो ये कह रही हूँ, चलिए मैं तो आपकी बात भी मान लूं, वोट देने के लिए, राइट, यू आर राइट हिलाल साहब। लेकिन अब मैं इमरान साहब के पास ये सवाल थोड़ा सा डिफरेंट करके लेके जाऊंगी। इमरान साहब, मैं नहीं मान रही उन्होंने पैसे लिए, क्योंकि आप ये कहेंगे हमारे पास कोई सबूत नहीं। मैं नहीं मान रही उन्होंने पैसे लिए हैं, मैं तो ये कह रही हूँ सब कुछ लीगल हुआ, जायज़ हुआ। लेकिन अगर अब सुप्रीम इलेक्शन कमीशन ये कह देता है कि भाई आपने पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट वोट किया, आप डी सीट हो रहे हैं, तो हमजा शहबाज के पास तो मेजॉरिटी नहीं रहेगी, तो फिर आखिर इतना आग और खून का दरिया पार करके जो वो वजीर आला बने हैं, फिर ये सारा मामला करने का फ़ायदा क्या है सारी प्रैक्टिस का? देखें, पहली बात तो ये है कि आपने अच्छा किया कि कह दिया, पहले मान लिया ताकि टाइम बताया। अब समझे होगा क्या, सपोज कि वो डी सीट हो जाती, इलेक्शन कमीशन उन्हें कहता जी आप डी सीट होगी, बिल्कुल ठीक है, इस पे वो अदालतों का दरवाज़ा खटखटाएंगे।
अच्छा, जब अदालतों में जाएंगे तो फिर वहाँ जाके वो स्टे ऑर्डर लेंगे, उनको स्टे ऑर्डर मिल जाएगा, फिर उस पर वो केस चलेगा, फिर उसके बाद अगली अदालत में जाएगा। तो मामला ये है कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, ये इतनी देर चलेगा कि उतनी देर में आपका मामला जो है ना वो इलेक्शन का टाइम आ जाएगा। लिहाजा मैं नहीं समझता कि अब इस तरह की ये डी सीट होने की वजह से हमजा शहबाज की हुकूमत को मुश्किल हो। दूसरी हाँ जी, दूसरी अगली बात सुन लें। पीटीआई के बहुत से लोगों ने खुद अब दोबारा राब्ता किया मुस्लिम लीग नून से। प्रॉब्लम ये है इस वक्त मुस्लिम लीग नून के लिए मसला ये नहीं है कि वो लोगों को उनका मामला क्या है वो कैसे, अब सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर पीटीआई के लोगों को वो अपने साथ शामिल करते हैं तो अपने लोगों को टिकट कैसे देंगे। ठीक, लिहाजा ये जो मामला है इस वक्त मैं नहीं समझता कि इन फौरी तौर पे कोई मसला नहीं है इनके लिए मामला। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं जी। फौरी तौर पे मसला नहीं, लेकिन क्या आगे चल के मसला होगा और वो पूरे मुल्क को ही होगा इलेक्शंस वाला मामला, क्योंकि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं, इमरान साहब कि वो लॉन्ग मार्च करने के लिए आ रहे हैं मई के एंड में। क्या लॉन्ग मार्च से अर्ली इलेक्शन का अनाउंसमेंट ले लेंगे वो? अच्छा, क्या पिछली दफ़ा उन्होंने धरना दे के 126 दिन का अर्ली इलेक्शन करवा लिए थे? मैं हमेशा आपसे ये कहता हूँ कि लॉन्ग मार्च हो या जलसे जुलूस हो या धरने हो, इनसे इलेक्शन नहीं होते। ये ज़रूर है कि ये इमरान खान साहब को भी पता ही है, लेकिन इमरान खान साहब अब अगले इलेक्शंस के लिए अपने वोटर को, सपोर्टर को, आवाम को चार्ज कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि वो इस नहज पे ले जाएं पूरी सियासत को कि अगले इलेक्शन में जब इलेक्शन हो तो उन्हें 2/3 अक्सरियत मिले और उन्हें अपने किसी भी इत्तेहादी की ज़रूरत ही ना पड़े। इसका उल्टा भी तो हो सकता है ना। अभी अगर इलेक्शन अगले साल अपने वक्त पर ही होने हैं तो इमरान साहब अभी से अपने वोटर को थका के और सारा जो अपनी एनर्जी है उसको ख़त्म करके अगले 1.5 साल तक मोमेंटम बरकरार रखना तो उन्हें सूट ही नहीं कर रहा। अच्छा, अब तो फिर उनके लिए बड़ा चैलेंज है। तो फिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं कि उन्हें पता है कि इलेक्शन नहीं होंगे लेकिन फिर भी वो जा रहे हैं? अच्छा समीना, वो इनको ना वही जो बात वो कहते थे ना कि मैं अपोजिशन में आके बाहर आके ज़्यादा ख़तरनाक हूँगा, वो इनको थकाना चाहते हैं। लेकिन मैं आपसे बात करूँ, अगले इलेक्शन का फैसला इमरान खान साहब की पॉलिसीज़ पे नहीं होगा, इमरान खान की सियासत पे नहीं होगा, इमरान खान के लॉन्ग मार्च पे नहीं होगा। अगले इलेक्शन का फैसला होगा शहबाज शरीफ की बतौर वज़ीर आज़म परफॉर्मेंस पे। अब देखें, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से अगर वो कोई अच्छा पैकेज लाने में कामयाब हो जाते हैं, जिस तरह से खबरें आ रही हैं, और फिर उन्हें IMF और चीन और इधर दोस्त ममालिक से इस तरह से मिल जाता मामला कि वो यहाँ पे इस तरह की इन्वेस्टमेंट करा लें कि पाकिस्तान रुपए को भी मुस्तहकम कर लें, डॉलर की कीमत कुछ कम हो जाए, महंगाई पे किसी बेहतर हो जाए तो उनकी गवर्नमेंट चल सकती है। तो फिर उनकी गवर्नमेंट ना सिर्फ चल सकती है बल्कि लोगों को ये लगेगा कि जनाब ये अच्छा परफॉर्म कर दिया तो इनको आगे मौका दिया जाए। लिहाजा अगले मेरे नजदीक हो सकता है परफॉर्मेंस पे होगा। हाँ जी, हिलाली साहब, क्या इमरान खान साहब का ये प्रेशर, क्राउड का उनके साथ निकलना या उनकी ये तहरीक कोई प्रॉब्लम नहीं है और सिर्फ अब ये लोग देखेंगे कि हमजा शहबाज क्या परफॉर्म कर रहे हैं, लिहाजा उसी हिसाब से इलेक्शन की डेट अनाउंस होगी? डू यू एग्री विद दिस थ्योरी? नहीं, ये एक बड़ा सीरियस मैं जो कहने वाला हूँ अब एक बहुत बड़ी सीरियस सी चीज़ कहने वाला हूँ। ये सिर्फ कितने लोग आते हैं, ये वो कितने लोग इमरान खान निकाल सकता है सड़कों पे, ये नहीं है। देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या है। मेरे ख्याल में एक फीलिंग है पाकिस्तान में कि ये जो हम अभी निकलेंगे, अगर ये कॉल आया और ये कॉल आ गया है और निकलेंगे, ये एक जिहाद है, ये एक वाकई एक जिहाद है ग़ुलामी और आज़ादी के पहले। और मैं इसलिए नहीं कहता हूँ कि एक ख़त आया था, मैं इसलिए नहीं कहता हूँ कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में जो आया था, और ख़ास तौर मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि इमरान खान के तकरीर में वो कह रहा है ये वो। मैं आपको कहना चाहता हूँ जो अमेरिकन ब्रूस राइडल, सक्सेसिव प्रेसिडेंट्स का राइट हैंड मैन, उसने एक किताब लिखी है जो इस वक्त पाकिस्तान में भी मिल सकती है, नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान। वो क्या लिखता है? वो लिखता है खुदा के लिए समझो कि हम पाकिस्तान को प्रोग्रेस नहीं देखना चाहते, हम पाकिस्तान को स्टेबलाइज नहीं देखना चाहते, इसलिए हमें फिक्र है कि अगर पाकिस्तान प्रोग्रेस किया, अगर स्टेबलाइज हुआ तो उनकी फौज जो है वो छठी फौज है पूरे दुनिया में, 150-200 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उन लोग इतने ताकतवर हो जाएंगे कि दे विल बी आउट ऑफ कंट्रोल। लिहाजा
कहता है लिहाजा हम पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज रखना चाहते हैं और सुनिए और उनकी लीडरशिप को खरीदें एंड परचेस इट्स लीडरशिप। कभी आपने सुना ये कौन है? ये वो ब्रूस राइडल है जब नवाज शरीफ गया था 1998 में बात करने के लिए क्लिंटन के साथ न्यूक्लियर, और क्लिंटन उसे कह रहा था ये लो 5 बिलियन, ये लो 7 बिलियन, ये वो मत एक्सप्लोड करो, ये वो, और ये तो मान जाता, मगर फिर देवर अदर लोग इसके पीछे थे जो उसको समझा दिया था कि अगर ये मान जाएगा, अगर तुम मान जाओगे तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। ये वो आदमी बैठा हुआ था उस कमरे में, और जब शमशाद अहमद जो फॉरेन सेक्रेटरी शायद था उस वक्त, उसको कहा गया था कमरे से आप जाएं, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से बात करना चाहता था, और शायद मेरे ख्याल में इस वक्त चेकिंग अप शमशाद से कि वो निकल गया, तो ब्रूस राइडल और नहीं निकला कमरे से। ब्रूस राइडल का एडवाइजर, क्लिंटन का एडवाइजर, वो कमरे में वो रहा था। इन अदर वर्ड्स उसको पता है कि क्लिंटन, और उसको पता है कि नवाज ने क्लिंटन को क्या किया, कोई पाकिस्तानी को नहीं पता है नवाज के अलावा। तो मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ, अभी एक कुदरती बात है कि एक सबूत आपके पास आ गया है कि वाकई वो चाहते हैं कि हम गुलाम रहें, और एक आदमी आ गया है आपका जो कहता है ना मंजूर, एब्सोल्युटली नॉट, मैं नहीं रहूँगा। अब उस ऐसे मौके पे आप निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? नहीं निकलेंगे, ये आपकी मर्जी है, आप गुलामी में गुजार ले अपना वक्त, और वो गुलामी। लेकिन हिलाली साहब सवाल तो यहाँ पर ये है ना, हिलाली साहब सवाल तो ये तोड़ के निकलेंगे। वो मान लिया कि उनकी थ्योरी सबने एक्सेप्ट कर ली और निकल भी आए लोग। इमरान साहब भी यही कह रहे हैं कि लोग निकल आएंगे, लॉन्ग मार्च पे आ जाएंगे, काफ़ी लोग आ जाएंगे, अच्छा क्राउड होगा। लेकिन सवाल फिर वही आ जाता है कि लॉन्ग मार्च में अच्छा क्राउड ला के भी क्या वो इलेक्शन लेने में कामयाब हो जाएंगे? डज द साइज ऑफ द क्राउड मैटर और नॉट? ये चीज़ मैटर करेगी या ये डिसाइड करेगी, या फिर ये भी डिसाइड नहीं इवन करेगी कि कितना बड़ा क्राउड आ गया, ठीक है जो चीज़ें जैसे होनी है वैसे ही होंगी, कब तक लोगों को वहां बिठा रखेंगे? अगर हमारे लोग, समीना आपका सवाल बिल्कुल जस्टिफाइड है, मुनासिब सवाल है बिल्कुल, और अगर हमारे लोग निकल के आना चाहते हैं और सपोर्ट देना चाहते हैं अब, मगर जब इलेक्शंस आएगा नहीं वोट करना चाहते हैं, तो आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। तो फिर पाकिस्तान को वही, आई मीन यू नो, पाकिस्तान इज डूम्ड। इस किस्म के पब्लिक के साथ जो वोट नहीं करने आती है, हालांकि उनको पता है कि क्या होने वाला है, देन यू आर डूम्ड। तो फिर मैं कहता हूँ इलेक्शंस की जरूरत नहीं है, सबसे बड़े चोर को मुल्क दे दो, कहो चलाओ यार, ठीक है, तुम इतनी अच्छी चोरी करते हो, और कोई तुम्हारा ये नहीं है। आप समझ सकते हैं कि सऊदी अरेबिया में इस वक्त एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हमारे ऑफिशियल डेलीगेशन में बैठा हुआ है, वो बैठा हुआ था और वो बात कर रहा था उसके साथ, सलमान के साथ। हाँ, इस पे वैसे सोशल मीडिया पे भी खासी पाकिस्तानी भी नहीं है कि सुलेमान शहबाज और हुसैन नवाज क्यों हैं उस डेलीगेशन में। तो हुसैन नवाज तो पाकिस्तानी भी नहीं है, वो कहता है मैं पाकिस्तान की कानून, मेरे पर कुछ नहीं, आई डोंट केयर। अच्छा चलिए, आपका ये हो गया प्रोटेस्ट आपका, इस पर भी ठीक है। लेकिन इमरान साहब, ये दो बातें हैं, आपको लगता है कि एक लॉन्ग मार्च जनरली जैसे लॉन्ग मार्च होते हैं लोग करते हैं, ये भी एक वैसा ही लॉन्ग मार्च होगा, या जिस तरह इमरान खान साहब इसको प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ये कोई हिस्टोरिकल इवेंट होने जा रहा है जिससे एक बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो हो जाएगा? क्या आप समझते हैं कि उनके जो लोग हैं, जो वोटर सपोर्टर हैं, वो इस हद तक उनकी थ्योरी के साथ बाइंड कर चुके हैं खुद को? देखें, जो इमरान खान साहब के वोटर और सपोर्टर हैं, इसमें कोई शक नहीं कि वो अपने आप को उनके साथ बाइंड कर चुके हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जितनी तेज़ी के साथ ये हवा भरी गई थी, उतनी ही तेज़ी के साथ निकल भी रही है। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि अगर मई के आखिरी हफ्ते तक कोई इस तरह की खबरें आ गई और मियाँ शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म कामयाब हो गए इन्वेस्टमेंट्स लाने में, फिर आप देखेंगे कि मामला मज़ीद जो हैं उनके हक में बेहतर हो जाएंगे। मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब सिर्फ लॉन्ग मार्च करके कोई बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर पाए। बाकी अब सुन लेना हिलाली साहब से, आप 5-5 मिनट सुन लेते हैं। चलो, आपकी बात नहीं काटना चाह रही, लेकिन नदीम अफजल चंद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चलो कल सब तलाश करेंगे, लेकिन हमने आज ही उन्हें तलाश कर लिया है। नदीम अफजल चंद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू एंड वेलकम टू द शो।
स्टेक होल्डर है पीपल्स पार्टी भी इस सारी गवर्नमेंट में, ज़ाहिर है एक इम्पोर्टेंट उनका है इसमें किरदार। नदीम अफजल चंद साहब, क्या पीपल्स पार्टी अर्ली इलेक्शन चाहती है या टेन्योर पूरा करना चाहती है? देखिए जी, पीपल्स पार्टी इस वक्त तो क्वेश्चन जो है ना इस मुल्क में इलेक्शन या ये क्वेश्चन ये है क्या हम रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, क्या हम कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ये मुल्क की जो बुनियाद है, क्या बलूचिस्तान के लोगों को, फाटा के लोगों को तो हम सजा देते हैं कि वो पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते या वो पाकिस्तान के कानून को नहीं मानते, और जो लाहौर में या इस्लामाबाद में जो एलीट क्लास है अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानेगी तो ये सवाल है इस वक्त हमने अपने बच्चों को ये समझाना है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों अहम है और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अमल करना क्यों चाहिए, और क्या सिर्फ जाती इक़्तिदार को सामने रख कर आके मैं ना मानूं, मैं ना खेलूं, मैं नहीं होने दूंगा, ये इस तरह तो नहीं। सब ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है ना, ये तो मैं भी कहूंगी कि मानना चाहिए मैं कॉन्स्टिट्यूशन को, लेकिन मैं थोड़ा इससे अब मान लिया, आप लोग आ गए, गवर्नमेंट भी बन गई, आप लोगों को ओथ भी दिलवा दिए, सब हो गया, अब आगे प्लान क्या है आप लोगों का? PMLN के साथ आप लोग शराकतदारी में हैं, क्या ये जो गवर्नमेंट है जिसमें काफ़ी सारे स्टेक होल्डर्स हैं, आप लोग समझ रहे हैं कि आप लोगों को अगस्त 2023 तक गवर्नमेंट करनी चाहिए, या आप समझते हैं कि कुछ इंतखाबी इस्लाहात और जो बुनियादी चीज़ें आप करना चाहते थे वो करके आप लोग इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं? देखिए जी, पार्टी की प्रायोरिटी तो ये है कि इस मुल्क में जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं वो बड़े आइडियल होने चाहिए जिसको सब पार्टियां माने। दूसरा, इस मुल्क में मरदमशुमारी पिछली भी मुतनाज़ हुई, प्रोविजनल मरदमशुमारी के ऊपर इलेक्शन हुए, उसका तो गजट नोटिफिकेशन ही नहीं हुआ जो मरदमशुमारी पिछले दौर में हुई थी। तो अब ये भी पार्टी की प्रायोरिटी है कि ऐसी मरदमशुमारी हो जिसमें कराची से लेकर खैबर तक किसी पार्टी को या किसी तबके को उसके ऊपर एतराज ना हो। दूसरा, इस वक्त इस मुल्क में जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, जो बलूचिस्तान के हवाले से जो पेशावर में धमाके हुए, जो सूरत हाल बनी हुई है, इस पे नेशनल एक्शन प्लान पे अमल बहुत जरूरी है। तीसरे नंबर पे अगर अल्लाह ताला खैर करे, चीजें मुल्क सही से मत चलता है तो इलेक्शन तो किसी वक्त भी हो सकते हैं। अगर आईनी मुद्दत पूरी हो जाए तो और ज्यादा बेहतर होगा, नहीं होगी पूरी, जब अगर सारी पार्टियां चाहेंगी कि अर्ली इलेक्शन हो जाए तो अर्ली इलेक्शन हो जाएगा। नदीम अफजल चंद इतना बड़ा सवाल नहीं है। नदीम अफजल चंद साहब, ये बताइए कि आपके ख्याल में ये जो इमरान खान साहब ने कॉल दी है लॉन्ग मार्च की, ये कितने बंदे निकालने में कामयाब हो जाएंगे? क्या वाकई मूवमेंट को बन जाएगी? ये डिपेंड करता है कि पंजाब हुकूमत की ग्रिप कितनी होती है अपनी मशीनरी पर और इंतजामिया पर। अगर ग्रिप ठीक हुई, पॉलिटिकल मोटिवेशन के साथ पॉलिटिकल ग्रिप ठीक हुई, तो फिर आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लॉन्ग मार्च इशारों के बगैर कभी भी इस मुल्क में कामयाब नहीं हुआ। और देखना यह है कि जो पसे पर्दा इशारे हैं वो कब एक्सपोज होते हैं। और दूसरा, इंतजामी ग्रिप ठीक होगी तो लॉन्ग मार्च कोई मानी नहीं रखता। लेकिन नदीम अफजल चंद साहब, इसका क्या मतलब है कि यानी आप लोग तो हमेशा ये जमहूरी जो टैक्टिक्स हैं इनको सपोर्ट करते हैं कि लॉन्ग मार्चेस हो, जलसे जुलूस हो, मैं तो मशीनरी से बात ही कर रहा हूँ जी, मैं ये कह रही हूँ, मशीनरी का आपने जिक्र किया ना, मैंने पॉलिटिकल ग्रिप की बात की है, आप मेरी बात, मैंने जमहूरी बात ही की है। पॉलिटिकल ग्रिप मतलब होता है कि सियासी तौर पर कितना बंदा का कंट्रोल होता है इंतजामिया के ऊपर, मशीनरी के ऊपर, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर। और दूसरा, अवाम को आप कितना रिलीफ देते हैं कि अवाम को भी कोई तब्दीली महसूस हो कि हमारी पिछली हुकूमत से अच्छा हुआ जान छूटी या हमारे लिए बुरा हुआ। अवाम को ये एहसास, मैं समझता हूँ, महीने 2 महीनों में आना चाहिए। अगर आप गुड गवर्नेंस देंगे तो अवाम को रिलीफ मिलेगा, और गुड गवर्नेंस देना इस वक्त मैं समझता हूँ मियां शहबाज शरीफ साहब और हमजा साहब की बुनियादी जिम्मेदारी है और ये उनको देना चाहिए। अच्छा चंद साहब, ये बताइएगा कि आपके ख्याल में अगर हमजा शहबाज, वैसे तो आज उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पे इजलास की सदारत भी की है, अगर वो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को बेहतर कर लेते हैं तो आप समझते हैं कि फिर उसके से बराह रास्त असर पड़ेगा लॉन्ग मार्च पे? बिल्कुल पड़ेगा जी, बिल्कुल पड़ेगा। अच्छी इंतजामिया लाते हैं और एक आइडियल ब्यूरोक्रेसी देते हैं, अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन देते हैं, जो मैं समझता हूँ बिल्कुल पिछले दरबार में सिफारिशात से बालातर होकर या पैसे दे के ना लगी हो या कोई जाती सिर्फ वो पॉलिटिकल मोटिवेशन ना हो, कुछ मेरिट रूल ऑफ लॉ की तरफ जाए तो बिल्कुल फर्क पड़ता है। अच्छा चंद साहब, आखिरी सवाल मुझे बता दीजिएगा कि आपको क्या नजर आ रहा है? कुछ बातें हो रही हैं कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाए, नजरबंद कर दिया जाए, आप समझते हैं कि इस तरह का कोई एक्ट करना चाहिए? बात नहीं है। अच्छा। मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब को उनके अपने नजरियात या अपने कहे हुए अल्फाज ही सजा और जजा का तयन करेंगे।
आप सपोर्ट करते हैं वैसे अगर ऐसी कोई चीज होती है तो? नहीं, मैं किसी गैर जमहूरी तरीके से, मैं तो अदल का पैरोकार हूँ। मैं तो कहता हूँ खान साहब हो या कोई हो, उनके साथ अदल होना चाहिए, विक्टिमाइजेशन कभी भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नदीम अफजल चंद साहब, थैंक यू सो मच। जनाब नदीम अफजल चंद साहब की गुफ्तगू। देखना ये है कि लॉन्ग मार्च के ऊपर क्या वाकई कप्तान की कॉल पर अवाम निकलते हैं, उनके लोग कितनी बड़ी तादाद में निकलते हैं और उससे वो क्या हासिल करते हैं। बहरहाल हिस्ट्री में तो ऐसा नहीं हमने देखा अभी तक कि कुछ उससे कोई खातिर खा नताइज, मतलूबा नताइज मिले हों। इस दफ़ा हिस्ट्री बदलेगी या वैसे ही रहेगी, ये वक्त ही बताएगा। एक ब्रेक लेते वापस आते हैं तो कुछ बात करते हैं अवामी मसाइल की, खासतौर पर लोड शेडिंग की। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है और सब लोग इस पे परेशान भी हैं। ये हुकूमत कह रही है कि जी पिछली हुकूमत ने कुछ कारखाने बंद रखे और पिछली हुकूमत कह रही है कि इन्होंने डीजल रोक दिया तो इसलिए नहीं प्रोड्यूस हो रही एनर्जी। ये दोनों हुकूमतों का मौक़िफ़, लेकिन हम एक्सपर्ट ओपिनियन जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एनर्जी एक्सपर्ट अरशद अब्बासी साहब। अब्बासी साहब शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा अब्बासी साहब, किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है, क्यों ये लोड शेडिंग हो रही है, जबकि हमें तो ये बताया गया था कि कैपेसिटी अब अच्छी खासी हो गई है हमारे मुल्क में। आपकी बात बिल्कुल सही है कि कैपेसिटी हमारे पास है, और ये जो 2013 वाला मंत्रा अगर आपको याद हो या ना हो, वो वाला अगर आप कर रहे हैं कि पहले आपने लोड शेडिंग की और फिर अचानक आपने उसके बाद कारखाने लगाए और ये देखें लोड शेडिंग की जी क्लियर होगी, ये वाला शायद ड्रामा नहीं चलेगा। इस वक्त सिचुएशन ये कि हमारे पास अगर KLHT की भी कैपेसिटी लगाई जाए तो तकरीबन 40,000 मेगावाट, और हम अभी तो 26,000 से ट्रांसफर नहीं कर सकते। मैक्सिमम डिमांड जो मेरा ख्याल है वो 22 से 23,000 है। इशू क्या है? इशू ये है कि फ्यूल नहीं है, LNG नहीं है, और अगर LNG नहीं है तो अगर फ्यूल की सप्लाई डिसकंटिन्यू है तो मेरे ख्याल में इट्स अ वेरी बैड मैनेजमेंट कि आप फ्यूल की अरेंजमेंट नहीं कर सके, चाहे ये गवर्नमेंट है या वो गवर्नमेंट है। देखिए ना, विक्टिम तो लोग हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि चाहे गवर्नमेंट वो हो या ये हो, आपकी ब्यूरोक्रेसी तो वही है, टेक्निकल लोग जनकोस के तो वही है, वो तब्दील तो नहीं होते। गवर्नमेंट तब्दील होती रहती है दुनिया भर में, मशीनरी तो वही होती है ना जो चला रही थी, भी वही होती है और लोग भी वही होते हैं। क्या आपके जो प्रोफेशनल इंजीनियर्स है, जो इनके MDs हैं, या मैं जिनको की बात कर रहा हूँ, लेकिन एक बात बताऊं, ये जो बात कर रहे हैं अभी 19,000 तो IPP की है। IPP जो खराब हो जाए, ये हो जाए, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं होती, ये पब्लिक की जिम्मेदारी नहीं है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। प्लांट तो बासी साहब, आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने कहा है 1 मई से जो है वो कम कर देंगे, तो आपको लगता है हो सकता है, पॉसिबल है? मुझे इसमें कोई प्ले लग रहा है, वही कोई पॉइंट स्कोरिंग वाली बात लग रही है। टेक्निकली अगर ऐसा होता है तो सच्ची बात है, वो जितने लोग जो इन प्लांट पे काम कर रहे हैं, वो जितनी जो मिनिस्ट्रीज में सेक्रेटरीज काम कर रहे हैं, मुझे बताएं आप उनके मतलब क्या कहेंगी? क्या उनका काम नहीं था? क्या देखिए गवर्नमेंट है या नहीं है, इसका क्या ताल्लुक है? क्या वो सैलरीज नहीं ले रहे? क्या वो तनख्वाह प्रिविलेज पक्ष नहीं ले रहे? ये जो हमाद कह रहा है जी, लाली साहब, हमाद साहब कह रहे हैं कि 32 दिन का हमने डीजल छोड़ के गए थे, क्या आपके ख्याल में ये सच है? लाली साहब, एक बात बताऊं आपको, चूंकि मुझे ये अच्छी तरह पता है कि मैंने वो केस भी डील किया था कि 2013 में ये इन्होंने यही प्ले किया था और बाकी बिजली उस वक्त नहीं थी। अभी ये कह देना कि अचानक सारे फ्यूल ड्राई अप हो गए हैं, हमारे पास वो है ही नहीं, खत्म ही हो गया, मतलब में इतने नालायक भी वो नहीं थे, इतने आप नहीं कह सकते कि उनको डिस्क्रेडिट करें, ये ऐसी बात नहीं है। देखिए, लेकिन प्लेयर वो वही हैं जिन्होंने 2013 में कंप्लीट लोड शेडिंग की थी, जहां नहीं भी थी, कैलिब्रेट की थी और बाद में एक पार्टी को जिता दिया था। तो देखिए, ये सबसे फ्रॉड कर सकते हैं, ये साइंस है, ये टेक्निकल है, ये अर्थमेटिक है, ये कोई नैरेटिव नहीं है। मेरा ख्याल है इसमें भी सियासत है। अल्लाह अल्लाह। इमरान साहब भी कुछ कमेंट करना चाहिए। अब्बासी साहब का ये कहना है, मेरे ख्याल में अब्बासी साहब शायद ये कह रहे हैं कि बहुत से वो जो प्लेयर्स हैं वो शायद किसी को कोई एज देना चाहते हैं, इस वजह से भी उन्होंने ज्यादा बढ़ा दिया। मतलब तो सियासत वाला एलिमेंट आ गया। बताइएगा कि ये जो अभी आज बात ये है कि अभी मिनिस्टर एनर्जी कौन आया है, देखिए ना, अफसोस की बात कहना पड़ता है, ये वही था जो किसी की अदाय में प्रेजेंटेशन दे के उसने वही काम किया था 2013 में, और फिर वो सर्कुलर। ये देखिए, एक बात बताऊं, एक बोली नहीं, यही कौम को बता दें, और साथ पता है क्या हुआ था प्ले के पीछे, ड्रामा के पीछे क्या था? वो ड्रामा खाली ये नहीं था
480 बिलियन का सर्कुलर डेट क्लियर किया गया था, जो केस आज भी नैब में पड़ा हुआ है, जिसके ऊपर ऑडिट ऑब्जेक्शन भी गए थे और उस पर ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को रिजाइन करना पड़ा। अभी तो 2400 बिलियन है। तो देखिए आपके पास, देखिए इमरान की जो भी टीम थी वो इतने शायद मास्टर नहीं थे, अभी मास्टर प्लेयर आए हुए। तो मास्टर प्लेयर कोई काम ऐसे नहीं कर सकते। ये हमें भी तजर्बा है, हमारा तजर्बा पाकिस्तान में शायद ज्यादा है, बाहर इतना नहीं है, हम भी इनको जानते हैं। ये गेम हो रही है, सुन लीजिए, ये रिकॉर्ड आपने चलाना है, ये सर्कुलर डेट को क्लियर रातों रात कर रहे हैं, क्लियर करने का वो बहाना है। अगर नहीं है तो एनर्जी कमेटी में देखिए कौन से लोग आए हुए हैं, इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी में कौन लोग आए हुए हैं, वो देखिए वो कौन लोग थे। ये वही एक्टर है। एक मैं बताऊं, पाकिस्तान में सिंसियर लीडरशिप आ जाए और आप ये कहें कि वो इसको जन्नत बना देंगे, हलाली साहब, ये यहाँ मुमकिन नहीं है। मेरा शक है, अल्लाह करे मुझे मैं झूठा साबित हूँ और कहें कि नहीं ये 2400 बिलियन सर्कुलर डेट क्लियर करने के लिए नहीं है। ये गेम जो मेरा ख्याल है हम भी इनको जानते हैं, ये हमारे हाथों के पले बड़े, हमें भी पता है। ठीक है, ये सारा तो इसमें काफी कुछ पीछे पसे पर्दा है। शुक्रिया आपका अरशद अब्बासी साहब, हमारा वक्त खत्म हो गया है। कह रहे हो ठीक है, चलिए हिलाली साहब ने भी कह दिया है कि आप सही कह रहे हैं। इमरान साहब वक्त खत्म हो गया, वरना मैं आपका कमेंट जरूर लेती, लेकिन बहरहाल ये ऑनगोइंग प्रॉब्लम है और गर्मियों में तो हम देखते हैं कि हमेशा ही हमें फेस करना पड़ता है। इस पर बात होती रहेगी। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन इतना ही, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।